हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम बात करते हैं हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर। हर्षद मेहता स्कैम है क्या एग्जैक्टली, हम छोटी सी पॉइंट्स पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम है ये हुआ था 1992 में। 1992 में एक तकरीबन 3.5-4 हज़ार करोड़ का ये स्कैम किया गया हुआ था। और ये हुआ था बीएसई एनएसई बॉम्बे स्टॉक मार्केट में। अब बॉम्बे स्टॉक मार्केट क्या होता है ये आप सभी को पता है, बट और ऐसा कौन से लूपहोल्स थे जिसके कारण ये स्कैम हुआ। देखिए, लूपहोल्स ऐसा होता है कि हर चीज़ में छोटी छोटी कमियां होती हैं। हमारे कानून व्यवस्था में भी छोटी सी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। इसी कारण बहुत सारे क्रिमिनल्स बच जाते हैं, अदरवाइज़ उनको सज़ा मिलते मिलते काफ़ी साल हो जाती है। तो ये छोटे से लूपहोल्स हर सेक्टर में होते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम में आज भी है, पहले भी था, जिसके कारण ये आज स्कैम हुआ था। तो आज देख लेते हैं कि हर्षद मेहता एग्जैक्टली है कौन। हर्षद मेहता ये है गुजरात के राजकोट इलाके में जन्मे हुए व्यक्ति, जिनका जन्म हुआ था 1954 का। भी जब बड़े हुए तो इन्होंने मुंबई का रुख किया। अब मुंबई में आने के बाद ये काफ़ी सालों तक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर बोल सकते फिनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी में काम किए। तो कंपनीज में भी काम किए, काफ़ी सारे कंपनीज चेंज किए, कुछ सालों तक काम किया। और काम करते करते फिर उसके बाद उनका जो मन बना वो बॉम्बे स्टॉक मार्केट में बना कि उन्हें भी एक स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो जब ये इन्होंने एंटर किया स्टॉक मार्केट में, तो कुछ ब्रोकर्स के पास इन्होंने काम किया। और उसके बाद काम सीखने के बाद उन्होंने खुद की एक मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम है ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती क्या है, तो स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ होता है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है कि आपके पैसों को वो मैनेज करते हैं और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा के आपको अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे कि अब हम देखते हैं कि अब पहले पहले एक्चुअली होता था डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे, कभी 10,000 15,000 लगते थे। ये 1992 की बात है, बट आज की बात ऐसी है कि आज तो हम डीमैट अकाउंट फ्री में भी ओपन कर लेते हैं और घर बैठे बैठे ओपन कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए, तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना था और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने के एक 10-15 दिन या कभी कभी महीना भी लग जाता था। महीने के बाद आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होता था और फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते थे। तो इसके लिए लोग क्या करते थे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते थे। अब ये कंपनी क्या होती है, एक ब्रोकर मिडल का रोल प्ले करती है। लूपहोल था जिसमें एक कमियां थी, जो कमियों के वजह से बैंकिंग सिस्टम फ्लॉप था उस टाइम पे। और ये जानकारी सभी को नहीं होती है एक्चुअली, जो इस चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है उन्हें डेफिनेटली पता होता है। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के या अपने पास रख के बैंकिंग के साथ ये सिस्टम में फ्रॉड किया गया। इसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है, तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट बड़ा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है, जैसे देश में कुछ बड़ी सड़कें बनानी हैं या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी कमर्शियल बैंक्स है या फिर जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है उनसे कहती है कि आप इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अदरवाइज़ गवर्नमेंट भी उन पर प्रेशराइज करता है कि आपको कंपलसरी इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट के बदले गवर्नमेंट अपने कुछ बॉन्ड्स या सिक्योरिटी उनके पास बैंक के पास दे देता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस प्रोजेक्ट्स में और आपको ये रिटर्न्स मिलेगा। तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब दूसरा होता है बैंक रिसिप्ट। बैंक रिसिप्ट क्या होता है कि जब बैंक्स किसी को कुछ देता है या कोई बैंक टू बैंक जब ट्रांजेक्शन होता है, तो उसमें बैंक रिसिप्ट दिया जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक को बैंक रिसिप्ट दिया जाता है, जिसको बीआरएस बोला जाता है। और तीसरा पहलू आता है रेडी फॉरवर्ड डील, आज जिसको हम आरएफ डील करते हैं। अभी आरएफ डील क्या होता है, आरएफ डील ये होता है कि इसको एक मीटर बोला जाता है, जैसे ब्रोकर बोला जाता है। जैसे हम रियल स्टेट में देखते हैं कि एक ब्रोकर होता है, पार्टीज़ को लेके आता है, बिल्डर्स के बाद बिठाता है और फ्लैट सेल करता है, तो बिल्डर्स उसे कुछ कमीशन देता है। तो ठीक इसी तरह आरएफ डील भी होता है। बैंक्स क्या करती थी, जब भी कोई बैंक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी दूसरे बैंक के पास गिरवी रख देती थी। अब वो बैंक डायरेक्ट गिरवी रखता नहीं था, क्योंकि हर बैंक को
सिक्योरिटी की ज़रूरत होती नहीं है, और कौन सा बैंक देगा कौन सा बैंक नहीं देगा इसके लिए भी एक मीडिएटर रहते हैं या फिर ब्रोकर रहते हैं। तो बैंक्स इन ब्रोकर्स को हायर करती है, और वही ब्रोकर्स होते हैं कि बैंक के साथ डील करवाते हैं और उनके बदले में कुछ उनको कमीशन होता है, चलते रहता है। तो ये HDFC बैंक हर्षद मेहता के पास जाता है, हर्षद मेहता से कहता है कि आप हमारे लिए इतने फंड्स की ज़रूरत है, आप अरेंजमेंट कीजिए, बदले में हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर जो बॉन्ड है उसको हम गिरवी रखना चाहते हैं। तो हर्षद मेहता ठीक वही काम करते हैं जैसे दूसरे बैंकों पास जाते हैं, ICICI, एक्सिस, विजया बैंक, जो भी है XYZ बैंक के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बैंक को पैसों की ज़रूरत है, इसके बदले में ये अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड गिरवी रख रहे हैं। ये टॉपिक होती है कि हर्षद मेहता उनके लिए क्लाइंट्स लेके आते थे, क्लाइंट मतलब बैंक्स लेके आते थे जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेता था। तो अब हर्षद मेहता क्या करते थे कि जब गवर्नमेंट्स बैंक देना रहता था तो वो जो बॉन्ड्स देते थे वो बैंक बॉन्ड्स अपने पास खुद के पास रख लेते थे, और इस बैंक से कहते थे कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 10-15 दिन 25 दिन की जो भी टाइम लिमिट रहता है कि ये बॉन्ड्स आप मेरे पास दे दीजिए और मुझे इतना टाइम दीजिए तो मैं लेके आता हूँ। सेम यही सिचुएशन क्या होता था कि जब किसी दूसरे बैंक के पास जाते हैं, समझिए जैसे एक्सिस बैंक को पैसे की ज़रूरत, HDFC बैंक को पैसे की ज़रूरत है, HDFC हर्षद मेहता के पास गया, हर्षद मेहता ने कांटेक्ट किया एक्सिस बैंक को। अब एक्सिस बैंक हर्षद मेहता को बोल दिया कि भाई हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, बदले में आप हमें गवर्नमेंट बॉन्ड दीजिए। तो अब हर्षद मेहता अगेन टर्न टू HDFC बैंक। जब HDFC बैंक के पास हर्षद मेहता जाता है तो उसके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया जाता है। गवर्नमेंट बैंक्स मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक्चुअली वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं दिया जाता है, उसके बदले में बैंक रिसिप्ट दिया जाता है जिसको हम BRS बोलते हैं या BR बोलते हैं। तो गवर्नमेंट उन्हें एक BR बना के दे देती है। BR मतलब एक स्लिप होता है जिसमें सब कुछ मेंशन किया रहता है कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है और बदले में हम इतना इंटरेस्ट आपको देंगे। तो ये हो गया BR। अब ये BR लेके जाता है हर्षद मेहता एक्सिस बैंक के पास। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि बैंक रिसिप्ट हर्षद मेहता बैंक के पास लेके जाता था, जो उनके पास दिया जाता था। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि हर्षद मेहता जब HDFC बैंक के पास जाते थे तो वहाँ से जो बॉन्ड लेते थे या BRS लेते थे, बैंक रिसिप्ट लेते थे, वो अपने पास रखते थे और सामने वाले बैंक से कहते थोड़ा टाइम ले लेते थे कि भाई आपको इतना दिन लगेगा, मैं आपको करवा के देता हूँ। और सेम सिचुएशन जब ये एक्सिस बैंक के पास गए तो एक्सिस बैंक से पैसे लेने के बाद ये पैसा क्या करते थे, ट्रांसफ़र कैसे होता था कि उस टाइम पे जब ये एक्सिस बैंक समझो एग्री हो गया पैसे देने के लिए बैंक रिसिप्ट के अगेंस्ट, तो बैंक जो है ये रिसिप्ट इनको देता था हर्षद मेहता को, और हर्षद मेहता ये रिसिप्ट इनको देते थे। तो यहाँ से सिचुएशन जब ये होता था कि HDFC को एक्सिस बैंक को जब पैसे देने की ज़रूरत होती, जब देनी पड़ती थी, तो एक्सिस बैंक ये जो चेक बनाता था हर्षद मेहता के नाम पे बताता था। क्योंकि काफ़ी बार ये होता था कि रिलेशन अच्छा होने के नाते कई बार बैंक्स पूछता नहीं था, या फिर कई बार बैंक्स को पता नहीं होता था कि हर्षद मेहता किस बैंक के लिए पैसे मांग रहे हैं। बदले में गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनके पास रहता, BR रहता था, तो वो BR इनके पास सबमिट रहता था। अब यहाँ से स्टोरी जब चालू होती है कि ये BR लेने के बाद हर्षद मेहता इन पैसों को अपने फंड में, अपने अकाउंट में डलवा लेते थे, और अपने अकाउंट में डालने के बाद ये जो पैसा रहता था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। अब ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ समय बाद, जैसे कि हमने आपको कहा कि 15-20 दिन 25 दिन का टाइम ले लेते थे, तो ये 20 दिन 25 दिन अपने पास अकाउंट में पैसे रखते थे, उसका ट्रांजैक्शन करते थे और वो पैसे फिर HDFC बैंक को दे देते लगी। जब भी किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो जो भी बैंक को, तो वो हर्षद मेहता से कांटेक्ट करते थे और हर्षद मेहता बदले में उनके लिए बैंक्स की जुगाड़ करके देते थे, या फिर मीटर ऑर्डर का काम करते थे, उनके बदले में ला के देते थे। तो ये जो सिलसिला काफ़ी सारे बैंकों के साथ चला उस टाइम पे, जब ये 1992 के पहले जब उनका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, और फॉर्म भी कोई छोटी मोटी फॉर्म नहीं थी, काफ़ी बड़ा फॉर्म था, जिसकी वजह से बैंक भी इन पे काफ़ी अच्छा ट्रस्ट करते थे। तो ये जब सिलसिला चलता रहा तो काफ़ी साल बाद, काफ़ी समय बाद बीतते गया और ये सिलसिला बड़े लेवल तक चलते गया। अब बड़े लेवल तक चलते गया तो जाहिर सी बात है फ़ंड का भी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी सालों तक चलता रहा, काफ़ी समय तक चलता रहा, और ये काफ़ी बैंकों के साथ चलता रहा।
अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट लेती है, कहानी यहाँ से बदल जाती है। अब हर्षद मेहता क्या करता था कि जब हर्षद मेहता को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी या फिर उनको पता रहता था कि मार्केट गिरने वाला है, मुझे इतना पैसा लगाना है, तो हर्षद मेहता क्या करता था कि बैंक एम्प्लॉय से मिलके डुप्लीकेट जो बीआर रहता है, बैंक रिसिप्ट होता है, डुप्लीकेट या फिर फेक बैंक रिसिप्ट बना के बैंक एम्प्लॉय के साथ मिलके, जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, उसे स्टैंप लगाया जाता था या बाकी चीज़ें, बैंक का स्टैंप अलग होता है, बैंक के पेपर्स होते हैं, तो और अलग अलग लेटर्स होते हैं, तो वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स होता था, बैंक एम्प्लॉय के थ्रू मिल के उसको डुप्लीकेट बैंक रिसिप्ट बना के किसी बैंक के पास जाना और उसे कहना कि इस बैंक को पैसों की ज़रूरत है, बदले में ये आपको भी बैंक रिसिप्ट दे रहा है और इतने पैसे की ज़रूरत है। तो सेम वही होता है, कहानी स्टोरी होता था कि ए बैंक का बैंक रिसिप्ट बी बैंक को देता था और बी बैंक से पैसे अपने अकाउंट में डलवा लेता था। तो यही चीज़ें चलती गई। अब हर्षद मेहता जब ए बैंक का बीआरएल लेके बी बैंक को देता था, तो अब जब बी बैंक को उस पैसों को रिटर्न मांगते थे, तो हर्षद मेहता क्या करता था कि जब बी बैंक को एक डुप्लीकेट वापस इनके साथ मिलके बैंक रिसिप्ट बनाता था और वो किसी और बैंक को भेज देता था। तो किसी और बैंक से पैसा लेके ये इनको दे देता था और फिर शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा इन्वेस्ट, जब उसका रिटर्न अच्छा आता था तो वो रिटर्न कर देता था सी बैंक को, या फिर ये सिलसिला जैसे चेन सर्कल की तरफ रहता है, ए से पैसा लिया बी को दिया, बी से पैसा लिया सी को दिया, सी से पैसा लिया डी को दिया, और ये चारों आपस में घूमते रहते थे, जबकि किसी को पता नहीं रहता था। और ये जो घुमाने वाला रहता था हर्षद मेहता। बस ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ए से पैसा लिया, बी को दिया, बी से लिया, सी को दिया और सी से ई एफ, ऐसा सिलसिला चलते गया। जब 1992 में जब बहुत बड़ा मंदी आया, तो जाहिर सी बात है जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया था हर्षद मेहता के थ्रू, उसका वैल्यूएशन काफ़ी नीचे गिर गया। तो हर्षद मेहता को काफ़ी सारा नुकसान हुआ। तो जैसे पहले से सिलसिला चलता था कि जब कोई बैंक हर्षद मेहता से पैसे मांगता था, तो वो स्टॉक मार्केट से कमाए हुए पैसे को बैंक को दे देता था। अदरवाइज दूसरा एक ये था कि बैंक का डुप्लीकेट रिसिप्ट बना के वो किसी और बैंक से पैसा लेके इसको दे देता था। बट उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि 1992 में जब मार्केट गिरा, तो उस टाइम पे हर्षद मेहता को तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ। और अब ये माजरा भी यही है कि 2.5 से मतलब 4-4.5 करोड़ का नुकसान बैंक्स को भी हुआ था। तो जब बैंक्स ने अगेन हर्षद मेहता से पैसा मांगा, तो उस टाइम पे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि स्टॉक मार्केट पहले ही गिर चुका था और वो गिरने की वजह से हर्षद मेहता को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। अब जब बैंक उसके पास जाता, तो हर्षद मेहता उससे कुछ टाइम मांगता, फिर अगेन जाता, फिर कुछ टाइम मांगता। पर ये सारी चीज़ें करते करते बैंक्स को भी समझ में आ गया कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। और उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट ने, शायद मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक लेडी जर्नलिस्ट ने न्यूज़ में ये छाप दिया, ये प्रिंट कर दिया कि हर्षद मेहता ने तकरीबन बैंक के साथ मिलके 4 से 4.5 हज़ार करोड़ का स्कैम किया है। अब जैसे ही ये स्कैम पता चला, जैसे ये न्यूज़पेपर में आया, तो सारे बैंक्स, जैसे मैंने आपको सर्कल बताया था कि ए बी सी, एक आध बैंक मिलते थे, 4-5 बैंक, जिसके साथ भी उसने बैंक रिसिप्ट दिया था, सारे लोग बैंक्स में घूमने लगे कि भाई मेरे पास आपका रिसिप्ट है, मेरे पास आपका रिसिप्ट है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। सब मिलके हर्षद मेहता के पास जाते हैं और आपस में घूमते रहते हैं कि भाई मेरे पास इतना रिसिप्ट है, आपका इतना अमाउंट है। तो ये बात पता चलता है कि हर्षद मेहता ने जो हमें बैंक रिसिप्ट दिया है वो फेक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड बैंक रिसिप्ट जो दिया है वो फेक है। अब सारे बैंक वाले परेशान हो जाते हैं कि हमने ट्रस्ट किया और इतना बड़ा उसको अमाउंट दिया। तो सभी के सभी लोग जब हर्षद मेहता के पास जाते हैं, तो ये तो पता जाहिर सी बात है, सबको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी रिसिप्ट फेक है। फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट होता है। दिन बीतते जाता है, हर्षद मेहता के एक एक स्कैम नए आने लगते हैं और ये स्टोरी आगे बढ़ते जाता है कि हर्षद मेहता ने किस तरह से बैंक्स को उल्लू बनाया। और ये एक प्रॉब्लम ये भी था कि उस टाइम पे कुछ लूपहोल्स थे जिसके कारण ये चीज़ें की गई। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट जब बैंक रिसिप्ट बनता था, तो बैंक से एक ही चीज़ हुआ कि बैंक रिसिप्ट तो ले लेता था बैंक्स, और उसके अगेंस्ट
पूछता नहीं था कि ये किस बैंक से हर्षद मेहता लेके आ रहा है और उन्हें कितनों की एग्जैक्टली उन्हें पैसों की ज़रूरत है कि नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर जो बैंक रिसिप्ट बी बैंक लेता था उसकी वो इंक्वायरी नहीं करते थे कि ये रियल में है या फ्रॉड है। सेम सिचुएशन वही हुआ कि जब बैंक रिसिप्ट की मतलब जब चेकिंग की गई तो उस टाइम पे यही पता चला कि ये जितने भी बैंक रिसिप्ट है सब के सब फेक है, ओरिजिनल कुछ नहीं है। तो जब जाहिर सी बात है, जब ओरिजिनल कुछ नहीं है, जब सब की सब फेक है, तो इसका वैल्यूएशन मार्केट में जीरो है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। हर्षद मेहता स्कैम जो फेक बॉन्ड्स के जरिए, फेक बैंक रिसिप्ट के जरिए तकरीबन सारे बैंक, सारे इन द सेंस ये 6-7 बैंक थे। मुझे एक बैंक से याद है, विजया बैंक याद है। जब ये स्कैम हुआ था तो विजया बैंक के जो चेयरमैन थे, ये स्कैम ओपन होते ही उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर ही उन्होंने सबसे बड़ा झटका विजया बैंक को दिया था उस टाइम पे। और भी कई सारे बैंकों के साथ यही किया गया था, बट मुझे सारे बैंकों का नाम याद नहीं है। ये हो जाता है हर्षद मेहता स्कैम कि फेक पेपर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए, फेक बैंक रिसिप्ट के जरिए तकरीबन बैंक्स को 3,500-4 हज़ार करोड़ का सिलसिलेवार जरिए से उनको फ्रॉड किया गया। बस फ्रॉड में यही था, फेक डॉक्यूमेंट्स दे के आगे नहीं है।